हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक, योर न्यू केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि अभी अरुण सर ने आपको बताया, हम लोग आज से केमिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री का कुछ करिए। फिजिक्स तो हम डेली पढ़ रहे हैं बट केमिस्ट्री हमें समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ गया हूँ और सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे एंड देन फाइनली बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्लास 12 के अंदर कहाँ से क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले क्योंकि सर ने बताया कि हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, आप लोग अरुण सर से डेली मिलते रहे, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इसी तरह प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए वीडियोस पर। ठीक है, इंट्रोडक्शन की जरूरत है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी टीचर का इंट्रोडक्शन उसके नाम से नहीं जबकि उसके काम से जाना जाता है। बट फिर भी सर ने बोला है, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं तो चलिए एक बार इंट्रोडक्शन तो बनता है। मैं हूँ आपका फ्रेंड, आपका टीचर अभिषेक। ठीक है, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आई हैव डन बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट आई हैव डन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर दैट आई हैव क्लियर्ड द नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय CSIR, UGC CSIR, राइट, विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 80 इन केमिकल साइंस। ये छोटा सा मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है बच्चे केमिस्ट्री को लेकर। उसके बाद अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, सो आई एम टीचिंग सिंस 2013 टू क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो IIT JEE एंड NEET स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत प्यार दिया बच्चों ने, बहुत डिमांड थी कि सर प्लीज ऑनलाइन लेक्चर्स डालिए। हम लोग को बार बार रिवाइंड करके देखने की आदत है और वैसे भी आज के वर्ल्ड में तो सब कुछ टेक्निकल है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी टेक्निकल वर्ल्ड के साथ अपनी केमिस्ट्री के लेक्चर्स को। ठीक, चलिए आपने आज तक केमिस्ट्री को जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, मैं आपका थोड़ा सा रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करना चाहूंगा। रीजन बीइंग कि आपने आज तक जो केमिस्ट्री को पढ़ा वो रट्टाफिकेशन करके पढ़ा। मैं कभी भी रट्टाफिकेशन करके आपको नहीं पढ़ाने वाला। जितनी भी रिएक्शंस हैं, जो भी मैकेनिज्म है, हम लोग पूरी रिएक्शंस को समझेंगे, उनको जानेंगे कि एक रिएजेंट का काम क्या होता है, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। और ये मेरा वादा है आपसे, ये प्रॉमिस है, जब तक आप अपने मैकेनिज्म में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आप वीडियो लेक्चर्स को देखते रहेंगे और बहुत सारा प्यार देते रहेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से शुरू करता हूं। क्लास 12th के अंदर हम लोग एक रिएक्शन पढ़ाते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज दिस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? सी, आई एम जस्ट टीचिंग यू द वे आई टीच। ठीक, मैं सिर्फ आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूं कि मैं मैकेनिज्म को कैसे समझ सकता हूं, मैं आपको उस मैकेनिज्म को कैसे समझा सकता हूं, उसी चीज को हम यहां पर अभी देखेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की, फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्शन है CH3CH2Br, इससे मुझे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। व्हाट इज दिस नाउ? अगर इसकी IUPAC की बात करूं तो दिस इज 1 ब्रोमो इथेन। ये आपका 1 ब्रोमो इथेन है। ठीक है बच्चे, इसका IUPAC है इथीन। ठीक है, आपको 1 ब्रोमो इथेन को इथीन में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? द वेरी फर्स्ट मेथड जो आप लोग करते हैं, रट्टाफिकेशन। नहीं करिए रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी। कितना रटेंगे? क्लास 12 के अंदर 300 से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हैं। कितने रिएक्शंस को रट कर जाओगे पेपर में? 70 मार्क्स में से 28 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। 28 नंबर के लिए 300 रिएक्शंस को रटना, और सिर्फ आपको लगता है कि 300 रिएक्शन है। एक बार कैलकुलेशन करके देखिए, 300 रिएक्शन के 300 रिएक्टेंट हुए, 300 तरह के रिएजेंट्स हुए और 300 तरह के प्रोडक्ट हुए। टोटल कितना हो गया? 900 चीजों को एक बार में रेक्टिफिकेशन करना और एग्जाम हॉल के प्रेशर में सही चीज को सही जगह अप्लाई करके आंसर लिखकर आना, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट। मैं तो नहीं कर सकता, तो शायद आप भी नहीं कर पाएंगे। तो उसी वजह से हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म आपको सिखाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म करने से क्या होता है, आप लोग डबली श्योर हो जाते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड करेगी और यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा, मेरा आंसर कभी भी गलत नहीं है। ठीक है बच्चे, वो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं और यकीन मानिए ये मेथड अगर आपको एक बार सीखने में आ गया, उसके बाद आप टोटल
जितनी भी रिएक्शंस हैं, हर रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ जब मैकेनिज्म को करेंगे, रिएक्शन को करेंगे, आपको प्रोडक्ट नहीं भी पता है, आप प्रोडक्ट को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मुझे बीटा एलिमिनेशन कराना है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को एलिमिनेट करना, रिमूव करना मॉलिक्यूल से। ठीक है, और बीटा मीन्स व्हाट? बीटा इज अ पोजीशन, यानी कि कोई ऐसी चीज है जो बीटा पोजीशन से रिमूव होकर जा रहा है, एलिमिनेट होकर जा रहा है, उस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट हमें पता लग गया, हमें रिएक्टेंट पता है। अगर हम रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट हमारा अल्कोहलिक KOH होगा। अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्या रेक्टिफिकेशन करके काम चल जाएगा? मैं तो नहीं कर सकता, अगर आप कर सकते हैं तो दैट्स ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अगर आप रेक्टिफिकेशन कर सकें। लेकिन अगर मैकेनिज्म करना चाहते हैं तो बने रहिए APS फैमिली के साथ। मैं आपको एक एक मैकेनिज्म आपकी रिएक्शन का कराकर ही आराम से बैठूंगा। ठीक है, चलिए, अगर ये 1 ब्रोमो इथेन है और ये रिएजेंट क्या है? अल्कोहलिक KOH। व्हाट इज द रोल ऑफ अल्कोहलिक KOH? अल्कोहल मींस C2H5OH। हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास इथेनॉल हो सकता है, आप चाहे तो और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं अल्कोहल का। जरूरी नहीं है कि हर बार अल्कोहल की जगह इथेनॉल ही प्रेजेंट हो। टर्शरी ब्यूटेनॉल भी हो सकता है, मिथेनॉल भी हो सकता है, और भी बहुत सारे अल्कोहल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर नॉर्मली मैं इथेनॉल की बात करूं और उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करके C2H5O- एक ऐसा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल तैयार करते हैं जिसका नाम है पोटेशियम इथॉक्साइड। ये पोटेशियम इथॉक्साइड एक बहुत अच्छा आयनिक सॉल्ट है और सॉल्ट होने की वजह से एक्वस मीडियम में आयनिक स्टेट में रह सकता है। अगर ये आयनिक स्टेट में रह सकता है तो यहां से मुझे C2H5O- प्लस K+ ये आयन्स मिल सकते हैं। ये जो C2H5O- है इसको कहा जाता है इथॉक्साइड आयन। दिस इज द फॉर्म ऑफ अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन होते हैं एल्केन ऑक्साइड्स। ठीक है, अल्केन के ऑक्साइड आयन्स को अल्कोक्साइड कहा जाता है। जहां पर अगर हम बात करें, अगर एक अल्काइल ग्रुप को O- से कनेक्ट किया हुआ है तो वो मेरा अल्कोक्साइड आयन है। यहां पर इथाइल ग्रुप है, O- से अटैच है, तो इसको इथॉक्साइड आयन कहेंगे। ये मेरा इथॉक्साइड आयन है। What is the nature of this इथॉक्साइड आयन? इसका नेचर क्या है? अगर इसके नेचर की बात करें तो इथॉक्साइड आयन इज योर स्ट्रॉन्ग बेस। ये एक बहुत अच्छा बेस माना जाता है, बहुत अच्छा बेस माना जाता है। इतना अच्छा बेस कि अगर आप चाहते हैं, आपके दिमाग में 1 मिनट के लिए आ रहा हो कि सर क्यों ना हम NaOH को यूज कर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर लें, तो यकीन मानिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस स्ट्रॉन्ग बेस की जगह यूज नहीं कर सकते। ऑल्दो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, बट फिर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। उसका भी मैं रीजन आपको दूंगा कि क्यों हमने NaOH को यूज नहीं किया। ठीक है, इसका भी रीजन मैं आपको देने वाला हूं, बट बने रहिए लास्ट तक। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस इस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तब जाकर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि इथॉक्साइड आयन किस तरीके से हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और क्या हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाला है। इस चीज को देखने के लिए आई एम जस्ट रबिंग इट आउट, और यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3 CH2 एंड Br। दिस इज योर ब्रोमोइथेन। जो मॉलिक्यूल हमने यहां ड्रॉ किया है उसी का ओपन स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाया है। इस ओपन स्ट्रक्चर से अब हम देखते हैं कि हमारा जो C2H5O- है, अल्कोक्साइड आयन है, वो अल्कोक्साइड आयन आपके बीटा हाइड्रोजन पर। अब क्वेश्चन आता है कि बीटा हाइड्रोजन क्या है? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है इस मॉलिक्यूल के लिए। जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाता है, एंड सो ऑन। बीटा के आगे कोई एडजेसेंट होता तो गामा होता,
उसके आगे होता तो डेल्टा होता, फिर डेल्टा प्लस 1, डेल्टा प्लस 2 एंड सो ऑन। हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो अगर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो ये वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन हुआ, ये वाला हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन हुआ, ये वाला हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन हुआ। इट मींस बीटा हाइड्रोजन्स आर दोज हाइड्रोजन्स व्हिच आर अटैच्ड टू द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच है वो मेरे लिए क्या है बच्चा, बीटा हाइड्रोजन्स होंगे। अब ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है अल्कोक्साइड आयन, इसकी टेंडेंसी है एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की, और एसिडिक प्रोटॉन कौन है यहां पर, बीटा हाइड्रोजन। तो ये नेगेटिव डेंसिटी इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है, ये नेगेटिव डेंसिटी इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, एंड यू विल गेट अ न्यू स्पीशीज व्हिच इज CH ब्रोमीन हेयर। यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि जब ये H+, ये जो H है ये C2H5O- के साथ अटैक करेगा, तो इसकी डेंसिटी को ये अपने कार्बन पर छोड़कर जाएगा। अगर ये डेंसिटी को अपने, इट मींस दिस नेगेटिव आयन will attack on this beta hydrogen in order to abstract this hydrogen to form C2H5OH molecule. So this minus sign denotes the removal of ethanol molecule. अब आप देखिए, आपने अभी इथॉक्साइड आयन जनरेट किया था, तो आपने इथेनॉल को KOH से रिएक्ट कराया था। एक बार और इथेनॉल क्लीव हो रहा है यहाँ पर। जब इथेनॉल ब्रेक होकर जा रहा है तो वो दोबारा आपके KOH के साथ रिएक्शन करके दोबारा से इथॉक्साइड आयन दे सकता है। तो दिस इज द साइक्लिक रिएक्शन, कि एक बार हमने अल्कोहल और KOH का मिक्सचर डाला, उसके बाद हर स्टेप पर अल्कोहल अपने आप ऑटोमेटिकली रिलीज होता रहेगा, एंड दिस नेगेटिव कार्बन is going to be formed which is known as कार्बन आयन। इसको हम कार्बन आयन स्पीशीज कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन is negatively charged. Now what will happen? We know that the tendency of bromine is to attract the electron density towards itself because it's electronegative character. तो अगर ये ब्रोमीन इस नेगेटिव डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, then this minus charge will shift here, and at the very same time this bond will going under the cleavage. अगर ये bond cleavage में जाता है, then what is going to be formed? This HCH double bond CHH is going to be formed because bromine is going to be leave out. अगर bromine release होता है, so minus of Br minus, ब्रोमीन यहां से गया, ये माइनस चार्ज यहां पर शिफ्ट हुआ था, तो एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से था सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इस माइनस चार्ज के शिफ्ट होने की वजह से बन गया। नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 व्हिच इज योर प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताइए, अगर हम इस मेथड से पढ़ते हैं तो क्या कभी हमें रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी? आई सपोज कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या देखा कि अगर इथॉक्साइड आयन रिलीज होता है इस रिएक्शन के अंदर, तो वो इथॉक्साइड आयन आपके बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक नेगेटिव कार्बन स्पीशीज बनेगी, और वो नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ शिफ्ट होगा इन ऑर्डर टू लीव द ब्रोमीन आयन लेफ्ट। ठीक है, उस ब्रोमीन को बाहर निकालने के लिए कार्बन आयन बनेगा, और उस कार्बन आयन के बाद ब्रोमीन बाहर निकला, तो ब्रोमीन निकलते ही आपका डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज योर इथीन। देख लीजिए, यही इथीन तो हमें प्रिपेयर करना था। दिस इज द वे आई टीच, दिस इज द वे आई टीच। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेक्टिफिकेशन करना है, सो दोस्तों रेक्टिफिकेशन करके आप कुछ नहीं समझ सकते। अगर आपको सिर्फ समझकर करना है, मैकेनिज्म करने हैं, सो एक एक रिएक्शन के मैकेनिज्म को करिए, रिएक्शन ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि वो रिएक्शन क्या है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे। अब जहां कहीं भी बीटा हाइड्रोजन हो, अल्कोहलिक KOH हमने उसके अंदर डाला हो, तो अल्कोहलिक KOH सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आपके हैलोजन को लीव आउट करेगा, जिसकी वजह से आप इस रिएक्शन का नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्योंकि बीटा हाइड्रोजन से, यहां देख लीजिए, बीटा कार्बन से ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये लीव होकर गया है, ये ब्रेक हुआ है, एलिमिनेट हुआ है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। और बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर अल्कोहलिक KOH ना हो इस रिएक्शन में, तो क्या ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराई जा सकती है? इन प्लेस ऑफ अल्कोहलिक KOH, इफ आई हैव कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड,
तो क्या मैं इस कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को करा सकता हूं या नहीं, उसके लिए मैं फिर से आपको मैकेनिज्म समझाने वाला हूं, जिसके लिए आप फटाफट से यहां पर देखिए कि अगर अल्कोहलिक KOH की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट हो तो क्या दोबारा से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को कराई जा सकती है या नहीं। सो लेट्स हैव कंसंट्रेटेड NaOH इन प्लेस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH की जगह कंसंट्रेटेड NaOH ले लेते हैं, एक्वस NaOH, ठीक है, या फिर हम एक्वस KOH भी ले सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, बस अल्कोहल नहीं होना चाहिए, एक्वस मीडियम होना चाहिए। फिर देखते हैं कि क्या रिएक्शन पॉसिबल है। चलिए, कंसंट्रेटेड NaOH will be available as Na plus and OH minus ions, right? NaOH हमेशा कैसे मिलता है? एक्वस फॉर्म में, Na प्लस और हाइड्रोक्साइड आयंस में। अब आप मुझे बताइए, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है? यस, आंसर इज दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा सके। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा सके। इट मींस अल्कोक्साइड आयंस के कंपैरिजन में OH माइनस आयन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कोक्साइड आयन के कंपैरिजन में OH माइनस आयन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज योर वीक बेस। अगर ये वीक बेस है तो ये बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो CH3 CH2Br जब इसमें हमारा OH माइनस आयन अटैक करेगा, सो व्हाट विल हैपन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी फेवर्ड। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि इस ब्रोमीन की जगह जो ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल है, एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी फेवर्ड कि ब्रोमीन यहां से लीव होगा और आपका अल्कोहल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2OH। ब्रोमीन की जगह आपका हाइड्रोक्साइड आयन लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एंड ब्रोमीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो लीव होकर जा सकता है। इट मींस जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा अल्कोहल होगा। अब आप मुझे बताइए, जब हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की थी तो क्या हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स अल्कोहल थे? नहीं, हमारे फाइनल प्रोडक्ट क्या था? एल्कीन था। यहां पर देख रहे हैं ना, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या था? एल्कीन था। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाए तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्कोहल्स बन जाएंगे। फाइनल प्रोडक्ट में आपके CH3 CH2OH विच इज नथिंग बट अल्कोहल, इथेनॉल आपका फॉर्म होगा। इट मींस कि अगर OH माइनस आयन आपके सॉल्यूशन में अवेलेबल है, अल्कोक्साइड आयन आपके सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं है, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी फेवर्ड। और अगर अल्कोक्साइड आयन आपके सॉल्यूशन में अवेलेबल है, OH माइनस नहीं है, देन एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी फेवर्ड। मैं फिर से लिख देता हूं दोनों चीजें ताकि क्लियरली आपको समझ आ जाए और आपको पता लगे कि एक रिएक्शन को पढ़ने के कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं, कितने तरीके से डिफरेंट एंगल से हम एक ही रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। चलिए यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं फटाफट कि अगर हमारे पास CH3 CH2Br यानी कि 1 ब्रोमो इथेन है और इस 1 ब्रोमो इथेन में मैं कंसंट्रेटेड NaOH या फिर aqueous KOH, better to write aqueous KOH because hydroxide ions are produced in the water medium, तो aqueous KOH अगर इसकी जगह होगा तो CH3 CH2OH बनेगा। इट मींस कि अल्कोहल्स बनेंगे। बट अगर इसी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को मैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराऊं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन्स आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब आप देख रहे हैं रिएजेंट चेंज करते ही, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल वही है, रिएजेंट चेंज करते ही आपके फाइनल प्रोडक्ट चेंज हो गए। अगर आप एक्वस KOH लेते हैं देन substitution reaction will be favored, substitution reaction will be favored, but अगर आप alcoholic KOH लेते हैं then elimination reaction will be
फेवर्ड। अगर आप अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अगर आप एक्वस KOH लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट अल्कोहल चाहिए तो फिर आप एक्वस KOH ले सकते हैं क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, बट अगर आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट एल्कीन चाहिए तो आप एलिमिनेशन करा सकते हैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, ये तरीका है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का। एक रिएक्शन को डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ने की कोशिश करिए, सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी। बस पॉइंट इज कि आपको बहुत क्लियरली उस मैकेनिज्म को समझना है, हर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को समझना है, हर रिएजेंट को समझना है कि कोई रिएजेंट किसी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पर कैसे अटैक कर पाता है। जहां आपने ये चीजें समझ ली, इट इज माय प्रॉमिस कि आपकी केमिस्ट्री नंबर 1 होने वाली है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के साथ अपने प्रॉपर वीडियो लेक्चर को शुरू करेंगे। पार्ट 1 हेलो एल्केन हेलो एरीन्स बहुत जल्दी आने वाला है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस।